टॉपर सीरीज के आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ के प्रश्नों को समझेंगे कि मैथ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और सबसे खास बात कि आप लोगों की तरफ से लगातार मांग आ रहा था कि इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्न उपलब्ध कराया जाए। तो आज जो हम लोग मैथ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, देखिए एकदम ओरिजिनल मॉडल पेपर के जैसा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फीलिंग आए। तो कुछ एग्जाम में आपको ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 2022 बोर्ड परीक्षा एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और सभी इंस्ट्रक्शन है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा। चूंकि हम लोग मैथ की चर्चा कर रहे हैं तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठ जाना है ताकि मैथ आप जानते हैं आपको सॉल्व करना है। इसमें रटना कुछ नहीं है, समझना है। और जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। और यहाँ पे आपको कुछ सामान्य सा इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एग्जाम वाला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। हम लोग इंस्ट्रक्शन की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हम लोग कर चुके हैं। आगे सीधे चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि 5+3√2 क्या है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। पूछा है कि ये क्या है, अर्थात कि ये कौन सी संख्या है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 5+3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात कि एन इरेशनल नंबर। इसका राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि क्यों अपरिमेय है। तो आप पढ़े होंगे कि एक रेशनल नंबर अर्थात कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते या घटाते हैं तो रिजल्ट अपरिमेय होता है। यहाँ पे अगर तक क्या मैंने बोला कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो वहां पे रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को लेकर जोड़ा गया था, इसलिए आंसर क्या हो गया, अपरिमेय। और उसके साथ साथ आपके एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में गुना या भाग भी करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आता है सर, अपरिमेय ही आता है। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट का ही सारा खेल होता है। मैथ रटने वाला चीज नहीं है कि अगर एक परिमेय या अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या। और एक परिमेय और अपरिमेय में गुना या भाग कुछ भी करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे सर आपसे कहा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे अपरिमेय। उम्मीद करता हूँ पूरे क्लियर आप इस प्रश्न को समझ लिए होंगे और इसके आसपास भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब ऐसे ही दे देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। आपसे पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या। देखिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि बिल्कुल हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जैसा तैयार किया गया ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पत्र मिले ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे प्रत्येक सिलेबस से अर्थात कि 100% सिलेबस से प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे। तो आगे आप देखते चलिए और प्रश्न को समझते चलिएगा और पेन कॉपी लेकर सॉल्व करते चलिए। कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो दो तरह के संख्या आप पढ़े होंगे। एक होता है आपका प्राइम नंबर अर्थात कि अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर अर्थात कि भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में सर क्या अंतर होता है। तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं कि देखिए कोई भी हम संख्या लिख देंगे, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, वो सभी संख्याएं एक से कट जाता है, उसके साथ अपने आप से कट जाते हैं सभी संख्या। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है, किसी न किसी एक अन्य संख्या से जरूर कट जाएगा, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहां पे हम चेक करेंगे। तो यहां पे देखिए सर जो ये 28 दिया गया है, तो आप कहिएगा सर ये तो 1 से कट ही रहा है, 28 से कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, बहुत सारे संख्या से कट रहा है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। क्योंकि अभी हमने भाज्य संख्या का परिभाषा पढ़ा कि किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। उसी तरह आप 69 को चेक करेंगे तो कहेंगे सर 1 से भी कट रहा है, 69 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा देखिए 3 से कट जाएगा, आपका 23 से कट जाएगा, तो ये भी कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यहां पे अगर 71 को आप देख रहे होंगे तो कहिएगा सर ये तो सिर्फ 1 से कटेगा और 71 से, इसके अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी भी देख लीजिए तो 1 से कटेगा, 63 से कटेगा ही, इसके अलावा देखिए 3 से कट जाएगा, आपका 21 से कट जाएगा, तो ये भी कौन संख्या है, भाज्य। तो हमसे पूछा था अभाज्य, तो OMR शीट पे आपको
आपको ऑप्शन सी दिखाई देगा, उसको आपको कलर कर देना है। चलिए उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय के परिभाषा आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय। और वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 उसे बोलते हैं अपरिमेय। उसके साथ साथ इसके दशमलव प्रसार भी होता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा, नहीं तो क्या होता है? अशांत होगा, तो आवर्ती होगा। और वहीं पे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अशांत अनावर्ती। तो देखिए √7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार अगर आप निकालेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा, तो इसीलिए एक कौन संख्या होगा? अपरिमेय हो गया। प्रश्न में क्या पूछा था? अपरिमेय नहीं, अर्थात कि क्या पूछा है? परिमेय है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए अगर √13 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात कि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा अशांत अनावर्ती। यहीं पे देखिए √25 का आप निकालेंगे तो निकल जाएगा पूरा पूरा वर्गमूल 5, तो इसीलिए कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और उसी तरह 31 का भी निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये परिमेय संख्याओं के दशमलव वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? देखिए फिर वही जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे वही प्रश्न आ गया। कह रहा है सर किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहां पे आपको ध्यान से समझना है। देखिए दशमलव प्रसार परिमेय संख्या, ये सभी कौन संख्या लिखा गया? ऑप्शन आप देख रहे हैं, सभी जो है आपका परिमेय संख्या यहां पे लिखा गया है। अब पूछा है कि किसका इसमें शांत है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्या का अगर आप दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो नहीं तो वो शांत आएगा, नहीं तो क्या आएगा सर? अशांत आवर्ती आएगा। अब देखिए शांत कब आता है? तो जो दशमलव प्रसार के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तब ये आएगा शांत। वहीं पे अगर इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं होगा तो ये आपका प्राप्त होगा अशांत आवर्ती। और सिर्फ किससे मतलब है? हर से, डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हर कितना है सर? तो 15। 15 का निकालिएगा तो कितना होगा? 3 × 5। तो यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन ये इसका अतिरिक्त क्या आ गया? 3। अर्थात कि ये किसको फुलफिल कर रहा है? इसका कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। हमसे पूछा था शांत। 160 का हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए तो निकालिएगा तो ऐसे होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया 16 और 10 बचा तो 2 गुने 5। कैसे हम निकाल रहे हैं सर? तो ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है तो 160 को ऐसे 2 से निकालिएगा 80, फिर 2 से 40, ऐसे ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें क्या आया है? 2 और 5 आया है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है। और उसी तरह आप 60 का भी निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा? 60 × 3 × 5 × 2, ये आएगा ही आएगा। इसमें क्या आ गया? अतिरिक्त 3 आ गया, इसीलिए भी अशांत आवर्ती है। उसी तरह 35 का निकालेंगे तो 7 गुने 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं तो नंबर में भी प्रश्न आएगा तो ऐसे आप बना लेंगे। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग समझिए क्रैश कोर्स के जैसा इसको लेकर चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे प्रत्येक कॉन्सेप्ट का, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। और ये बिल्कुल देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जैसा तैयार किया गया, तो यहाँ से तमाम प्रश्न आएंगे भी। आगे बढ़ते हैं सर। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक अर्थात कि HCF क्या होगा? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को पढ़ पा रहे होंगे। क्या पूछा सर कि 2 लगातार हम सम संख्या ले रहे हैं। जिसको भी इसका उत्तर मालूम है वो छात्र इसका उत्तर कमेंट करेंगे। 2 लगातार सम संख्या लेकर समझते हैं उसका HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है। तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया 2 4, 1 2 4 लेंगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 2। यानी कि ये कोई भी आप सम संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा संख्या लेते हैं 50 52, तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन क्या होगा सर? 2। लगातार देखिए पूछा गया, यानी कि छोड़ छोड़ कर कुछ भी आपको लेना है, जहां से उठाएंगे आप इसी तरह लगातार कहीं से भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है सर? तो ऑप्शन सी अर्थात कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 2 लगातार विषम संख्या पूछता तो क्या होता? ऑप्शन बी हो जाता, 1 हो जाता। क्यों हो जाता सर? क्योंकि देखिए कोई भी लेकर
आप चेक करेंगे 3 5 में क्या मैक्सिमम कॉमन है 1। आगे कोई बड़ा भी ले लीजिए 51 53, इसमें भी क्या कॉमन है 1। तो याद रखेंगे 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 और 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा सर 2 होगा। राइट आंसर आपको याद रखना इसका ऑप्शन सी है। उम्मीद करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए कितना शानदार प्रश्न। एक बात आपको समझना है चला कि बार बार आपको समझाता हूं कि इसमें कुछ भी रटना नहीं। आप एक एक प्रश्न को अगर ध्यान से सिर्फ देख रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, हम लोग प्रश्न से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ताकि एग्जाम में कम समय तो आपका रिवीजन हो पाए। और देखिए मैथ क्या है कि यहाँ पे क्या करेगा, पैटर्न नहीं चेंज होता है, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना है। एग्जाम में क्या कर सकता है, खूब करेगा तो यही प्रश्न उठा के पूछ देगा, उससे भी आगे खूब अगर अच्छा क्वेश्चन सेट करेगा तो यही अंक चेंज कर देगा, दूसरा कुछ चेंज होता नहीं है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां पे क्या कह रहा है आपसे सर कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दो तरीका है इसको बनाने का। एक तो आपसे पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो सीधे यहीं से हम बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, तो बड़ा हो जाएगा कि इसका हम शून्यक निकालेंगे फिर अल्फा बीटा का मान पुट करेंगे। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है यहीं से सॉल्व करना है। इसका मान पूछा है तो नीचे आप जानते हैं हर का हम लोग क्या लिखते हैं एलसीएम, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या लिए है एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो गया, ऊपर क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए इसका सूत्र मालूम है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अब सोचिए देखिए बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, 2 + 3 भी 5 ही होते हैं, 3 + 2 भी 5 ही होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना होता है सर -b/a। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला आपका दूसरा चैप्टर में बहुपद चैप्टर में फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको मैथ का याद रखना चाहिए। तो कितना होता है शून्यकों का गुणनफल, तो कहिएगा सर c/a। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया सर -b/c। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो समझिए आपसे क्या पूछ रहा है -b/c। -b कहां से निकालेंगे, तो जो x का गुणांक होता है वही क्या होता है -b। सभी मैं आपको सिखा चुका हूं, मैथ के हम लोग पीछे चैप्टर वाइज आपको याद होगा। मैं इसी में बोलता हूं जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हैं उनका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। शर्त देखिए कि जो भी बताया जा रहा है उसे पढ़ते चलिए। तो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक मैथ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिखा चुका हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। तो -b क्या होता है सर, तो जो x का गुणांक हो, x का गुणांक कितना गुना से किया गया है x में, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है सर 1 है। c तो जो कांस्टेंट है कितना है, तो 2 कहिएगा तो फिर गलत है सर -2 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सर 1/2। इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में दिए हैं 1/2 आपका बिल्कुल सही है, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है, प्रश्न कुछ बाहर नहीं आता है। मैथ बिल्कुल आसान विषय, इसलिए सभी छात्रों का मैथ में 100 में 100 आता है, जो भी अच्छा से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको सीखना है, बाकी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या चेंज करेगा, खूब चेंज करेगा तो अंक चेंज कर देगा। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखे तो कोई भी अंक आए बना सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए एपी से, मैं शुरू में ही बोला कि सभी चैप्टर से प्रश्न आपको मिलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैथ में जो छात्र घबरा गए उनका अंक कट ही जाता है, इसमें बिल्कुल जितना ही शांति से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका आएगा। और 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर, पदांतर का मतलब क्या होता है सर कॉमन डिफरेंस, अर्थात कि CD पूछा है आपसे। अब देखिए कह रहा है कोई एपी है, उस एपी से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। कहा है कि उसका nवां पद अर्थात कि an अंतिमवां पद कितना है सर an + b है। अब देखिए अब से पूछा है पदांतर, तो आप जानते हैं पदांतर निकालने के लिए कोई भी दो पद उठाकर हम घटा देते हैं, जैसे a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3। तो पहले हमको a1 मालूम होगा a2 मालूम होगा तभी ना हम बताएंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे a1 निकालते हैं, अर्थात कि जिस एपी का nवां पद an + b हो उस एपी का प्रथम पद कितना होगा सर, तो n के जगह पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा a + b। उम्मीद करता हूं मेरे बात को समझे होंगे। n के जगह पर हमने कितना रखा 1, तो 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। तो पहला पद हमने निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछा, दूसरा पद हम निकालेंगे, क्योंकि सर हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो a2 कितना होगा, तो n के जगह पर 2 रखिएगा। देखिए यहाँ पे n के जगह पर मान पुट हो रहा है 2, तो यहाँ पे कितना होगा सर 2a + b। इसी तरह a3 आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना होगा गुरुजी, तो कहिएगा सर 3a + b होगा। बिल्कुल सही। अब हमको 3 इसी तरह 10 20 50 पद आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा था कि आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कोई a2 - a1 आप घटा देंगे तो
2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ऐसे आपको घटाना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2a प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, 2a माइनस ए कितना होगा सर, ए होगा। कोई भी आप घटा सकते हैं, इसी में से घटाइएगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 3a में से 2a घटेगा, क्या बचेगा, ए ही बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझिए आपका कितना, देखिए इस क्लास से आपका कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो रहा है, नया नया प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है, और सभी कॉन्सेप्ट इसे ही बोलते हैं रिवीजन सीरीज, आपका रिवीजन भी हो रहा है। आगे बढ़ेंगे सर, 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कितना शानदार प्रश्न है, कितना रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है बिंदु P6-5 का भुज है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों का भी समस्या का समाधान हो चुका है, अपना प्रश्न रीड कर पा रहे होंगे। आपको बताना है कि भुज क्या है। तो ये प्रश्न देखिए निर्देशांक ज्यामिति से, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न लिया गया है। जो भी छात्र इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। देखिए हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। x को ही सर हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे देखिए x का मान किसका होता है, भुज का, और y का होता है कोटि का मान। तो आपसे पूछा कि इसमें भुज, तो भुज देखिए x का मान कितना है, 6, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहीं आपसे कोटि पूछता तो आप क्या कहते सर हो जाएगा -5। तो फिर मैं बोला कि कॉन्सेप्ट आप सीख लिए कि पहला x वाला होता है भुज, y वाला होता है कोटि। अब एग्जाम में भुज कोटि पूछे, यहाँ पे कोई अंक चेंज कर दे, आपसे प्रश्न गलत होगा, नहीं होगा, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे सर, 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि बिंदु इतना स्थित है, बिंदु 2, 3 किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा कि बिंदु 2, 3 किस पाद में स्थित है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उनका बिल्कुल सही है। देखिए क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको ये फिगर दिमाग में रहना चाहिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस प्लस। क्यों प्लस प्लस, क्योंकि देखिए इधर भी आप जानते हैं प्लस वाला होता है, इधर वाला भी प्लस ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में क्या होगा, माइनस माइनस, चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। तो ये अगर आपको याद है तो ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, मैं अभी प्रश्न पूछ के आपका रिवीजन भी करा दे रहा हूं ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूम जाए। तो यहाँ पे पूछा था 2, 3, तो किस पाद में आंसर हो गया, प्रथम पाद। अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए -2 और 3, यही प्रश्न है, सिर्फ साइन चेंज कर दिया, तो ये किस पाद में होगा। तो कहिएगा सर देखिए माइनस प्लस जो है द्वितीय पाद का है, तो अब इसका राइट आंसर आप क्या करते, ऑप्शन बी हो जाता, द्वितीय पाद, बिल्कुल सही। यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि -2 -3 किस पाद में है, तो कहिएगा सर अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये तृतीय पाद का साइन होता है, माइनस माइनस, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी, तृतीय पाद। यही मैं आपसे पूछता प्रश्न की 2 और -3 किस पाद में है, तो कहते देखिए प्लस माइनस साइन किसका है, चतुर्थ पाद का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी, की चतुर्थ पाद। अब सोचिए ये अगर इतना आपका रिवीजन हो गया तो इससे बाहर इसमें क्या प्रश्न पूछेगा, कुछ नहीं, अंक चेंज करेगा। आगे बढ़ेंगे सर, 10 नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न आपसे देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 4 के हल हो तो ए और बी के मान क्रमशः हैं। इसमें कुछ नहीं पूछा, आपसे समझिए समीकरण हल करने के लिए पूछ रहा है, भले ही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 4। आप जानते हैं समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि। आप किसी भी विधि से हल करेंगे आंसर उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये अंक बराबर है सभी प्लस माइनस में, तो हम लोग सीधे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में 2 को जो मैं जोड़ दे रहा हूं, तो x x आप जोड़ेंगे तो 2x, माइनस वाई वाई जोड़ेंगे कैंसिल, 4 2 जोड़िएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा सर 6/2। ये गुना में था तो इधर आके क्या हो गया भाग में, यहाँ पे 2 से 6 कट के कितना हो गया 3। तो जैसे ही आपने x का मान बता दिया 3, वैसे ही मैं कहूंगा y का मान कितना होगा। तो कहिएगा सर y के जगह पर 3 रखिएगा, प्लस इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1। या x आ गया 3, y आ गया 1। अब कहा था कि x बराबर है a, y बराबर है b, अर्थात कि आपने एक्स वाई का मान बताया, मतलब आपने किसका मान बता दिया ए बी। तो इसका ए का मतलब एक्स है तो एक्स का मतलब 3, वाई का मतलब क्या है बी, और वाई का मान है ये। कितना आंसर होगा 3 और 1। राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है। इसे आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते तो इतना ही आंसर आता। आगे बढ़ेंगे सर 11 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे यही फायदा है कि आपके सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल विस्तार से सीख रहे हैं, ताकि सभी प्रश्नों के आसपास भी कोई प्रश्न भटके तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब कह रहा है देखिए आपसे कि
कि समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है। आपको बताना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वेशन आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति बताने के लिए हम क्या निकालते हैं सर, हम निकालते हैं डी, अर्थात कि डिस्क्रिमिनांट। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्तर विवेचक का फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, तो बी किसका मान है, तो जो एक्स का गुणांक है कितना है सर, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। 4 तो उसी तरह रहेगा फॉर्मूला का। ए पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए का मान कितना है सर, 1 है। सी का मान पूछा है तो सी कितना है, तो यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट है कितना है, 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4। इसको अब सॉल्व कर देना है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, अर्थात कि यहाँ पे कितना आ गया आपका -12। 0 से छोटा है या बड़ा, तो कहिएगा सर माइनस में है, तो 0 से छोटा है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए डी का 3 कंडीशन होता है, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से विविक्तर निकालना, तो डी का 3 मान संभव है। पहला क्या होता है सर, डी का मान धनात्मक आए, अर्थात कि 0 से बड़ा आए। दूसरा क्या होता है कि डी का मान जब 0 से छोटा अर्थात कि ऋणात्मक आए, जो ए वाला कंडीशन आया है। तीसरा क्या होता है कि जब विवेक्तर का मान 0 हो जाए। तो जैसे ही डी का मान 0 से बड़ा होता है वैसे ही मूल के कैसे हो जाते हैं, वास्तविक और असमान हो जाते हैं। जैसे ही डी का मान 0 से छोटा होता है वैसे ही मूल जो होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात कि कैसे होते हैं, नॉट रियल। तो यहाँ पे देखिए 0 से छोटा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। और यही कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे डी से का मान जो है 0 से बड़ा आता, तब राइट आंसर आप क्या करते, ऑप्शन बी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, अवास्तविक, क्योंकि आप पढ़े होंगे वास्तविक नहीं होते हैं। तो आज जब डी का मान लीजिए 0 आ जाता है तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। तो यही 3 आपका मान आएगा। आगे बढ़ेंगे सर 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1, तो ये प्रथम जो होता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये हमारा क्या होता है x2, ये होता है आपका y2। अब मान सिर्फ पुट करना है तो अंडर रूट x2, तो x2 कितना है जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कहिएगा सर 2 है। x1 कितना है सर, 4 है, बिल्कुल सही, इसका होल स्क्वायर आपको करना है। y2 कितना है देखिएगा, y2 है 3, और y1 कितना है, तो y1 है -1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप x1 माइनस x2 ऐसे भी फॉर्मूला याद किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आपका माइनस में आएगा तब भी प्लस ही हो जाएगा। अब 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए 3 में माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो कितना होगा, 4 का होल स्क्वायर। देखिए मेन मैथ में क्या होता है, फॉर्मूला अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए आपको सब चीज आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए हम लोग क्या किए, फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ से तो बैठा के सिर्फ गुना भाग अंडर रूट है, तो आप 10th के विद्यार्थी हैं, इतना जानते हैं, आपको निकाल देना आंसर आ जाएगा। 20 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, तो कुछ नहीं मालूम है, तो 20 को ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। 2 से निकालेंगे 10, 2 से 5, अर्थात कि 2 रूट 5। तो देखिए 2 रूट 5 कहीं पे दिया गया है तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न देखिए, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न है, लेकिन प्रश्न काफी शानदार है। ये प्रश्न 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। कह रहा है कि एक बिंदु है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 2 बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, और ए बिंदु है ए और ए बिंदु है बी, मान ले रहे हैं। ए का निर्देशांक दिया है 4, 10, बी का निर्देशांक दिया है 2 और 2। अब कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए सी है, तो इससे कहीं पे एक और बिंदु है, मान ले रहे इधर है, ये नहीं कि इधर है, कहीं पे भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए डी है 0, 2, तो इसका दूरी, अर्थात कि पहले आपको ये मध्य बिंदु मिड पॉइंट फार्मूला से निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी, अर्थात कि इसमें देखिए दूरी सूत्र का भी फार्मूला का यूज होगा और मिड पॉइंट के भी फार्मूला का यूज होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो x1 तो इसी से मतलब है, तो x1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं बताया 4 है। अब जल्दी से बताइएगा x2 कितना है, तो कहिएगा सर 2 है, बिल्कुल सही, यहाँ पे बटा में 2 रहेगा। y1 कितना है सर, 10 है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। y2 कितना है, 2 है। ये मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला, इसलिए मैं आपको एक एक चीज लिख दिया हूं ताकि आप कॉपी लेकर नोट भी करते चलें। अब चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, 6 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 3, 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 6। यानी इसका आपने निर्देशांक बता दिया 3, 6। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा था कि इसके बीच की दूरी, तो मिड पॉइंट से आपको ये निकालना है। इसके बाद आप फिर डिस्टेंस फार्मूला जो पीछे हम लोग लगाए थे x2 - x1, इससे आपको दूरी निकालना है, c और d के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है x2 - x1, तो x2 अब कितना हो गया हमारा 0, तो 0 और x1 कितना है सर 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे देखिएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा सर 16, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है प्लस। अब 16 और 9 का जोड़िएगा तो 25, 25 का रूट कितना निकलता है सर 5। तो इसका राइट आंसर कहाँ दिया गया था, ऑप्शन सी पे 5 हो जाएगा। ध्यान से आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है। समझिए कितना शानदार प्रश्न था। आपसे 2 अंक में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़ा सा प्रश्न है। ऐसे ही आपको दोनों फार्मूला को याद करके कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं बोला कितना शानदार शानदार प्रश्न मिला, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, आगे शानदार प्रश्न आता है, त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। आपसे कह रहा है इसके केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला आप याद किए होंगे कि x1 के आप याद किए होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो x1 क्या होगा, तो ये देखिए x1 है, ये y1 है, उसी तरह x2 y2 है, यहाँ पे x3 y3 है। तो x1 प्लस x2, तो x1 कितना है सर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कहिएगा 2, x2 कितना है सर जी 0, x3 कितना है सर 4 और बटा में 3, क्योंकि मिड पॉइंट देखिए त्रिभुज बन रहा है तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा था। मैं बोलता हूं मैथ में सिर्फ फॉर्मूला है, अगर आप सीख गए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, फॉर्मूला आपको याद है तो आगे तो सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग करके आंसर आ जाता है। अब देखिए y1 कितना होगा जल्दी से बताइएगा, तो कहिएगा सर 4, बिल्कुल सही। y2 कितना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6, y3 कितना है तो -1, तो -1। अब यहाँ पे बटा में 3, अब इसी को आपको ऐड करके निकाल देना है, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 2 कितना होगा 6 बटा में 3। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना, क्योंकि माइनस में था 9 बटा में 3, 3 से डिवाइड कीजिएगा 6, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 और 3 मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2 3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी पे राइट आंसर हो जाएगा। करता हूं अब अगर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, सेंट्रोइड का निर्देशांक पूछेगा तो आप इसे आसानी से ऐसे ही इस फार्मूला को याद रखेंगे। पेन कॉपी लेकर फार्मूला लिखते चले, क्योंकि इन सभी फार्मूला पे जरूर प्रश्न आएंगे। आप देखिएगा आगे आगे जितने भी परीक्षाएं होने जा रहा है और ये सभी प्रश्न हर साल के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं सर 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिला है, नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अंक चेंज करके पूछ सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कि यदि बिंदु इतना और इतना संरेख हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा। तो आप जानते हैं कि संरेख बिंदु से आप पढ़े होंगे, ये भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न है कि संरेख बिंदु जब हो जाता है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0, क्योंकि एक ही लाइन में सभी बिंदु आ गया। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज बनेगा और जब तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे तो इसे त्रिभुज बनेगा नहीं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। तो आप पढ़े होंगे 3 संरेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। तो आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, तो इसी फार्मूला पे आपको बैठाकर आंसर निकालना है। तो 1/2 ये फार्मूला क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला से यहाँ पे कहता है x1, तो x1 कौन है सर, तो मैं अभी बताया ए है आपका x1, ए है आपका y1, ए है x2, ए है y2, ए है आपका x3, ए है y3। तो x1 कितना है तो कहिएगा सर 1, x1 के बाद क्या आता है y2, तो y2 कितना है सर 0, फिर क्या आता है y3, तो y3 कितना है b। देखिए अगर ध्यान से इस फार्मूला को आपको सिखाया गया होगा तो ये फार्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ क्रम से देखिए लगातार ये चलता है, ये आसानी से याद रहता है हर किसी को। फिर इसके बाद क्या आएगा सर प्लस x2, तो x2 कितना है तो यहाँ पे देख लीजिए x2 यही है, कितना है 0, तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे 0, 3, तो y3 कितना है b, और y3 के बाद क्या आएगा फिर y1, तो y1 कितना है, ध्यान से देखिएगा y1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पे आप रख देंगे 2, प्लस क्या होता है सर x3, तो
x3 कितना है, ए मान आपको पहचानने आना चाहिए, तब ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। x3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है तो 0। तो ऐसे ही अगर मान आप पुट करना सीख गए, ये आपका आंसर आ गया, इतना बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि संरेख है, तो इसीलिए संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस 1/2 इधर सभी में गुना में, इधर भाग में भेजेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से आप गुना भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ए इधर आके हो गया 0। अब इधर देखिए 1 इंटू कितना बचा, माइनस बी। यहाँ पे 0 से आप देखिए किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0। यहाँ पे क्या बचा सर, तो ए में 2 से गुना कर दिए, 2a बचा बराबर 0। क्योंकि 0 इसमें से घटाइएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा। 1/2 कहाँ चला गया, तो इधर गुना में था, इधर भेज दिया भाग में, आके हो गया है 0। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा है सर, तो यही बचा इधर माइनस बी और प्लस 2a बराबर 0। तो ये माइनस बी है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात कि 2a बराबर कितना हो गया b। तो ये ए वाला कंडीशन अब खोजिएगा, ऑप्शन में कहीं पे दिया गया है तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 2a बराबर b। तो ये समझिए इसी फार्मूला पे था। तो यहाँ से 2 प्रश्न, अगर त्रिभुज का फार्मूला पूछेगा, अगर त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी फार्मूला से आपको निकाल देना है। ऐसे प्रश्न आएंगे, 2 नंबर में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आप निकाल देंगे 2a बराबर b। उम्मीद करता हूँ पूरे क्लियर इस प्रश्न को आप समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सीधे सीधे प्रमेय आपसे पूछा गया है त्रिभुज से। कह रहा है 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। अर्थात कि किस प्रमेय में कथन कहा गया, यही आपको बताना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप जानते हैं समान कोणिक त्रिभुज के बारे में आप पढ़े होंगे, अद्भुत समानुपातिकता प्रमेय, और इसके बारे में किसने कहा था, थेल्स का एक कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थेल्स। और थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब तो आपको समझ के रखना है। अब आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। सीधे सीधे आपके समकोण के बारे में चर्चा कर रहा है कि समकोण में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, 2 भुजाओं का वर्ग, अर्थात कि आपके लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के कर्ण, अर्थात कि एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कह रहा है तीसरी भुजा के समूह का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पीछे वाला प्रश्न था थेल्स प्रमेय से और ये प्रश्न था पाइथागोरस प्रमेय से। 18 नंबर प्रश्न देखिए फिर त्रिभुज से ही आ गया। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तथा बीसी बराबर इतना है, ईएफ बराबर 4 है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है, ये 2 नंबर में आने की संभावना है, हर साल के लिए VVI प्रश्न है। कह रहा है कि 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हम लेकर यहाँ पे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को मैं बोला हूं समझिएगा, इसमें अंक चेंज करके कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए इसको इस त्रिभुज को लेकर हम लोग बनाकर मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान से। क्या कहा कि 2 त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, और दूसरा त्रिभुज का आपसे डी है, ई है, यहाँ पे एफ है। अब कह रहा है कि देखिए दोनों जो है आपस में समरूप है, एक कंडीशन दे दिया, और दूसरा कंडीशन कह रहा है बीसी 3 सेंटीमीटर है, ए बीसी जो है कितना है 3। फिर कह रहा है ईएफ 4 है, ईएफ देखिए 4 है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पढ़े होंगे कि 2 समरूप त्रिभुज, तो यहाँ पे देखिए 2 समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समरूप है, कंडीशन दे दिया है त्रिभुज डीईएफ के। तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे प्रमेय पढ़ते समय कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया ऑफ आपका त्रिभुज डीएफ, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा कौन, तो कोई भी संगत भुजा हम लेकर बना सकते हैं, लेकिन जिसका मान दिया है वही हम लिख रहे हैं। तो बीसी का मान दिया है और बीसी का संगत भुजा देखिए कितना है, यहाँ पे ईएफ है, तो इसके जो है वर्ग के बराबर, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट अगर आप सीखें तो आपको क्या करना है, आप तो मान रख देना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी देखिए यहाँ पे दे दिया है 54 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 54। और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, तो ये तो निकालना है, त्रिभुज डीईएफ का एरिया तो हमें निकालना ही है, तो ऐसे ही इसको रहने दे रहे हैं।
फिर यहाँ पे कह रहा है BC का स्क्वायर हम करेंगे, तो BC देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। आपको मान रख के बना सकते हैं, मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ। EF का स्क्वायर कीजिएगा, EF कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या सर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इधर इसको भाग में, तो यहाँ पे कीजिएगा तो ये गुना में आ जाएगा, अर्थात कि 54 × 16, और ये गुना में तो तीथर तिथि होगा तो आके हो जाएगा इधर भाग में। तो ऐसे इसको कटाएंगे तो 9 से कट जाएगा 6 मर्त में, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कहाँ पे दिया गया था, ऑप्शन बी पे। बड़ा ही शानदार प्रश्न था, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न था, राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऐसे ही एग्जाम में कुछ भी अंक चेंज कर दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बोला हूं अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो यहाँ से एक एक प्रश्न को देखकर आप कॉपी तैयार करते चले, प्रश्न के हिसाब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या कहा कि एक वृत्त हम लेकर इसको समझेंगे कि वृत्त के अंदर ये यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, तो कह रहा है इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए इससे एक भी आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि ऐसे जैसे ही यहां से हम रेखा खींचेंगे तो देखिए दोनों तरफ काट रहा है, रेखा की बात हो रहा है, रेखाखंड की नहीं है। देखिए दोनों तरफ क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, कहीं से आप खींचेगा तो ये दोनों तरफ काटेगा। और स्पर्श रेखा का परिभाषा आपको पढ़ना है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं सर, तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती हो। जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो वैसी रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिले उसे ही हम स्पर्श रेखा कहेंगे। और जब अंदर से देखिए हम किसी भी बिंदु से खींच रहे हैं तो ये दो बिंदु पे मिल रहा है, तो स्पर्श रेखा होगा, नहीं होगा। तो आपको सिर्फ परिभाषा याद होगा तो ऐसे प्रश्न आप बना देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें 3 ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि यही प्रश्न की वृत्त के अंदर, तो मैंने यहां पे अंदर आपको उदाहरण लेकर समझा दिया, इसका आंसर आपको याद रखना है क्या होगा, 0। अब 2 और प्रश्न कौन यहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। 2022 बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल शानदार स्कोर करना है। तो पहला कंडीशन ये होगा सर कि अंदर रहेगा, स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। क्यों नहीं खींचा जा सकता है, वृत्त के 2 बिंदु पर मिलेगा, और हम जानते हैं स्पर्श रेखा उसे ही कहते हैं जो वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरे। अब देखिए दूसरा कंडीशन इससे पूछ सकता है कि जब जो है वृत्त के परिधि पर हो, बिंदु कहां हो, जैसे यहां पे देखिए वृत्त के परिधि पर, तब इससे कितना खींचा जा सकता है, तो 1। यहां पे देख पा रहे हैं कितना खींचा गया है, 1। तीसरा कंडीशन पूछ सकता है वृत्त के बाहर कोई बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पे है, तो इससे हम कितना खींच सकते हैं, 2। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। तो याद रखेंगे 3 प्रश्न से बाहर इसमें कुछ नहीं पूछेगा, तो यही पूछेगा कि वृत्त के अंदर, तो आंसर हो जाएगा 0। वृत्त के परिधि पर बिंदु है, कितना स्पर्श रेखा खींचाएगा सर, तो 1। वृत्त के बाहरी बिंदु से कितना खींचाएगा, 2। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर यही होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है चला आपसे कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D बराबर है BC/EF, तो दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। समरूपता के शर्त से आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या पूछा, ये त्रिभुज लेकर समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका DE, यहाँ पे क्या दिया है, F। अब इसमें कह रहा है आपसे कि AB, यहाँ पे देखिएगा AB यानी A और बटा में D, ये दोनों संगत भुजा है, तो देखिए दोनों का अनुपात कह रहा है। और ये दूसरा BC/EF, यहाँ पे देखिए BC/EF। अब कह रहा है कि कौन सा कोण बराबर हो जाएगा कि ये समरूप होंगे। दोनों ये बीच के संगत कोण जो बन रहे हैं, ये जब बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों भुजा के बीच में कौन कोण बन रहा है, तो कहिएगा सर कोण B बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है सर, तो कोण E बन रहा है। तो देखिए कहां पे कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझोगे। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है तो AB² बराबर कितना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज है और उसके साथ साथ एक और कंडीशन दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ये एक त्रिभुज बनाकर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्या कहा आपसे कि ये त्रिभुज है ABC, जहां पे C एक जो समकोण है, यहाँ पे देखिए C समकोण है, तो A हो गया हमारा A हो गया B। अब कह रहा है समद्विबाहु भी है, अर्थात कि ये जानते हैं तो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण तो ये बड़ा हो गया, लेकिन A वाला भुजा और A वाला भुजा यहाँ पे देखिए बराबर है। कह रहा है AB² बराबर कितना होगा। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो भले ही ये समद्विबाहु है, लेकिन पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल करेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है सर, तो AB है, तो
यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है तो यहाँ का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है बी सी का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर पूछा है तो इसको उसी तरह रहने देंगे। ए सी का स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा आपका ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर तो इसे हम कितना लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि कहा था ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी। यहाँ पे देख पा रहे हैं ए सी बराबर है बी सी, तभी तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सी के बराबर है बी सी, तो बी सी बराबर हम कितना लिख सकते हैं ए सी। एक ए सी स्क्वायर जुड़कर कितना हो जाएगा सर? 2 ए सी स्क्वायर। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया था। दूसरा आंसर भी इसका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर को भी तो हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाता है क्योंकि ए सी बराबर है बी सी, तब कितना आंसर आता है 2 बी सी स्क्वायर। लेकिन देखिए ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है। मान लीजिए ए नहीं दिया रहता तो ए आंसर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर आप प्रश्न को समझे होंगे। कुछ भी हम लोग नहीं छोड़े क्योंकि हमारा मकसद है ना कि सिर्फ आपको अच्छा प्रश्न बताना, बल्कि आपको एग्जाम के अनुरूप प्रश्न बताना, ताकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी कराना, ताकि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। ऐसे ऐसे प्रश्न देखिए मैथ में पूछे जाते हैं, तभी बनाने में अच्छा लगता है कि देखिए कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है उस पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान होगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, भले ही मैं कह रहा हूं यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के टाइप लेकर समझ रहे हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2 अंक 5 अंक में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितना शानदार शानदार प्रश्न है। तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा हूं। 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, तभी इसको छोड़ना नहीं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया कि बाह्य बिंदु है P, तो कितना वृत्त पे स्पर्श रेखा होगा 2, तो बिल्कुल से यहाँ पे कह रहा है PA और PB है। आइए पिक्चर को लेकर समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बाह्य बिंदु है P, ये वृत्त है, वृत्त पे रेखा खींचा गया है PA और PB, इसका केंद्र है O। मान लीजिए वृत्त का केंद्र कितना है O। अब आपसे कहा है कि POA अर्थात कि ये वाला जो कोण है यहां से यहां तक जो ये कोण बन रहा है POA, इसका मान आपको बताना है। किसका मान बताना है आपको? यहाँ पे O पे जो बन रहा है इसका। तो अब देखिए कुछ और इसमें आपको दिया है, इस कह रहा है PA और PB, अर्थात कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण है PA और PB, ये दे रहा है 80 है। तो ये देखिए दोनों को समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पे बीच में, तो ये 80 है, तो ये कितना होगा 1/2 40। ये भी कितना हो जाएगा 40। एक कोण हमने बता दिया ऊपर वाला, क्योंकि हमको त्रिभुज किससे मतलब है, तो हमको सिर्फ मतलब है आपके त्रिभुज, यहाँ पे देख लीजिए AOP से, या इसी को आप कह सकते हैं POA से। हमको इसी त्रिभुज से मतलब है, तो इसमें एक कोण हमने निकाल दिया। APO हमने बता दिया कितना है 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा 80 था तो आधा हमने किया 1/2 तो 40 हो गया। अब देखिए इसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये लंब है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। OA जो है ये लंब है AP पे, तो लंब जैसे ही होगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला कोण A भी आपका आ गया 90 डिग्री, अर्थात कि आपने ये भी ज्ञात कर लिया कोण OAP बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज के जब 2 कोण हमको ज्ञात होगा, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, तो हम त्रिभुज के जानते हैं तीनों कोण का योगफल कितना होगा, तो आपका होगा 180 डिग्री। इसमें 3 कोण कौन कौन है? एक कोण है सर आपका कोण OAP, एक कोण ध्यान से देखिए कि आप नाम देख सकते हैं तो कहिएगा APO। एक कोण और क्या हो सकता है? कोण POA। इतना बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब कोण OAP, तो देखिए यहाँ पे OAP कितना हमने निकाला है 90 डिग्री। क्यों निकाला था? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे, क्योंकि ये लंब बना रहे थे तो 90 डिग्री होगा। APO हमने निकाल दिया, यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा था तो 40 डिग्री। यहाँ पे देख पा रहे हैं APO कितना है 40 डिग्री, और ये तो निकालना ही है। प्रश्न में यहाँ पे कहा है कोण POA बताइए, तो ये तो हमको ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए या कोण POA बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये 90 40 जोड़ेंगे तो 130 इधर माइनस में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। हमने क्या किया, इसको ऐड करके प्लस था तो इधर माइनस में आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 50 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 2 डिमांड आप लोग की तरफ से आ रहा था, एक तो कि मैथ का क्लास चालू कीजिए, दूसरा कि इंग्लिश में भी प्रश्न को सेट कीजिए। तो यहाँ पे आपका दोनों सॉल्यूशन हो चुका है। और मैथ जब भी मैं आपको सिखाता हूँ, चाहे यहाँ पे हो चाहे ऑफलाइन क्लास में, तो मेरा प्रयास रहता है कि हर वो बच्चा जो भले ही इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख
सीखा हो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, बना भी नहीं रहे हैं, तब भी समझिए इसके आसपास कोई भी प्रश्न भटकेगा तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं प्रश्न क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, ये नाम को चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो इसीलिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा क्लासेस लंबा होगा, पेशेंस बनाकर देखिएगा, मैथ में आपका शानदार रिजल्ट आएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1, AE बराबर 6:6, तो AC का मान कितना होगा। चलिए एक त्रिभुज लेकर समझते हैं, बड़ा ही शानदार ये भी प्रश्न है। त्रिभुज से देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मिल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये कहा है ABC, तो ऐसे हमने बना दिया ABC। अब कह रहा है इस पे जो है AB पे एक बिंदु है D, देखिए प्रश्न में कहा है, और AC पे एक बिंदु है E, और इसको हम मिला दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है D। से कह रहा है कि AD अनुपात DB, देखिए AD अनुपात DB, अनुपात को आप जानते हैं बटा में हम लोग लिख सकते हैं DB बराबर दिया है 3:1, तो AD देखिए दिया है 3 और DB दिया है 1। समझ रहे हैं आप, AD का मान कितना दिया है यहाँ से 3 और DB का मान 1। AE दे दिया है 6.6, ये दिया है 6.6। अब आपसे पूछ रहा है पूरा इस AC का मान बताइए। तो अगर हम EC का मान ज्ञात कर लें तो इसमें जोड़ देंगे, AE प्लस EC निकल जाएगा। तो देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप पढ़ेंगे, जब ये दो समानांतर हो गया तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात कि थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, बिल्कुल सही। अब देखिए AD का मान, तो यहाँ पे देखिए AD का मान कितना है 3, DB का मान कितना है 1, 3/1 बराबर होगा AE, तो AE देखिए कितना है 6.6, और यहाँ पे EC, तो EC हम लोग को निकालना है, प्रश्न में नहीं कहा लेकिन हम लोग EC निकालेंगे तभी AC निकाल सकते हैं। अब देखिए EC उसी तरह हम रहने दे रहे हैं, इधर भाग में था तो आके हो गया इधर गुना में, ये इधर गुना में है तो तिरछा तिरछी गुना होगा, भाग में हो जाएगा 6.6 गुना 1/3। समझ पा रहे हैं आप, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे चला गया और ये नीचे चला गया, यहाँ पे ऊपर आ गया गुना में। तो इसको अगर आप कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.2, और 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा। तो EC आपने बता दिया 2.2। अब आपसे क्या पूछा था सर, तो आपसे पूछा था AC, तो AC बराबर क्या होगा, तो कहिएगा AE प्लस EC होता है। तो AE का मान कितना है 6.6, EC का मान कितना निकाल दिया आपने 2.2। यहां से ध्यान से देखिए, इसको जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा कितना होगा 8.8। ऑप्शन ए पे राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न की बात करो तो फिर आपके AP से प्रश्न आ गया। देखिए ऐसे अगर आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इससे एक ये भी बेनिफिट है कि आपको क्या होगा, देखिए कैसे ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, लाइन से प्रश्न जो हम लोग बनाते हैं वैसे नहीं आते, कभी किसी चैप्टर से कभी किसी चैप्टर से। तो आपको प्रश्न सॉल्व करने का अगर तरीका सही मालूम है कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में हम लोग जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, और ये कहां से आएगा, प्रैक्टिस से। डेली आप सुन रहे हैं देख रहे हैं तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, तभी आपका मैथ में शानदार रिजल्ट आएगा। और शुरू में मैं बता चुका हूं मैथ में काफी छात्रों का 100/100 100 में 100 अंक आता है। समानांतर श्रेणी का 10वां पद, तो ये कितना है प्रथम पद, कहिएगा सर 8 है। पहला पद कितना है 8 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं D बताइए कितना है, तो कहिएगा सर D, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 2। 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, तब भी होगा 2। N मैं पूछूंगा तो N कितना है 10 है, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है। अब AN के भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग A 10 निकालना होगा तो कितना लिखते हैं A प्लस 9D, तो A कितना है सर 8 और 9 और D कितना है 2, तो 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा 26। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस फार्मूला पे भी आप निकालते तो उसी तरह आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A आपका कितना होता 8, फिर यहाँ पे N माइनस 1 तो 10 माइनस 1 9, और D कितना होगा 2, 9 दूनी 18, यहीं आ जाता आपका 26। किसी तरह बनाइएगा, कॉन्सेप्ट आपका सही रहेगा, आंसर में कोई त्रुटि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो K का मान क्या होगा। कह रहा है कि समीकरण को आप हल कर रहे हैं तो एक मूल आ रहा है 2 दे दिया है, दूसरा मूल हम मान ले रहे हैं कि अल्फा है, कितना है अल्फा है। तब देखिए फिर मैं अभी जो शुरू में आपको फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर माइनस बी बटा ए, बिल्कुल सही। माइनस शून्यकों का योगफल कितना होता है बी माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए अल्फा तो उसी तरह हम रहने दे रहे हैं, तो बीटा हमको मालूम है कितना है, तो एक मूल दे दिया, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो माइनस अब बी कितना होगा, तो जो एक्स का गुणांक है कितना गुणांक है 2 के, और
और ए कितना होगा, जो एक्स स्क्वायर के पहले है, कितना है सर, तो 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस 2 बराबर में हो गया आपका -2k। तो एक आपने ये समीकरण फाइंड आउट कर लिया। दूसरा फार्मूला तो आप सीखे होंगे, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो कहिएगा सर सी बटा में ए होता है। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा उसी तरह रहने देंगे। बीटा कितना है, तो यहाँ पे देखिए बीटा यानी दूसरा शून्यक, तो 2 दे दिया है। सी का मान तो यहाँ पे देखिएगा 4, तो यहाँ पे 4। अब बटा में ए, तो इसके नीचे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो अल्फा बराबर 4, यहाँ पे गुना में है, तो इधर आके क्या हो गया, भाग में 2, तो इतना आ गया 2। तो अल्फा का मान आपने बता दिया 2, अर्थात कि देखिए एक शून्यक 2 था, तो दूसरा शून्यक भी कितना था, 2 ही था। अब यहाँ पे अल्फा के जगह पर हम रख देंगे 2 + 2 बराबर -2k, क्योंकि हमसे k का मान पूछा है। अब 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4। ये प्लस इधर गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भाग में बराबर k। तो इसको k बराबर कितना हो गया, -2। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन बी पे राइट आंसर दिया गया है। चलिए 25 तक ही आज प्रश्न को हम लोग रहने दे रहे हैं, आगे मिलेंगे तो इन सभी प्रश्नों को लेकर हम लोग समझेंगे। तब तक आपको 25 तक के प्रश्न को बार बार बनाकर प्रयास करना है, क्योंकि क्लासेस कोई भी चले उसको अगर आप रिवीजन करेंगे तभी उससे आपका शानदार रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं आज तक के 25 प्रश्न को आप समझे होंगे। अगर आप भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका 25 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और कि आप चाहते हैं ऐसे ही मैथ के क्लास आगे कंटिन्यू किया जाए, तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।